चलिए आज जो है हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन का दूसरा भाग जो है देखते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन का दूसरा भाग हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। अभी तक हमने देखा कि था कि जो ट्रांसलेशन का जो है सीक्वेंस होता है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसी के आगे हम लोग अब टेंस के अनुसार जो है उसको सीखेंगे। तो कैसे सीखते हैं, कैसे देखेंगे उसे। तो पहली बात, आपको टेंस जो है पता होना चाहिए। टेंस अगर पता होगा तब आप अच्छे से सीख पाएंगे। टेंस का मतलब ये जो है आप अपने मन से निकाल दीजिएगा कि टेंस का अर्थ तो काल या समय होता है, काल या समय होता है, लेकिन यह काल या समय किसके द्वारा पता चलता है? क्रिया के द्वारा, यानी वर्ब के माध्यम से हमें किसी जो है सेंटेंस के काल या समय का पता चलता है उसके वर्ब के द्वारा। यानी वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उन्हीं से हमें टेंस का पता चलता है, उन्हीं से हमें किसका पता चलता है? टेंस का पता चलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो टेंस जो है, टेंस के माध्यम से हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस है, एक टेंस हम कवर करने वाले हैं आज, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, सभी लोग जानते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 भाग हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक। तो जो सिंपल है, इसमें आपको ये देखना है कि जो सिंपल टेंस है इसमें अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जो वर्ब के रूप हैं वो डिफरेंट, ठीक है। वर्ब के जो फॉर्म है वो डिफरेंट है। इसमें जो सब्जेक्ट का वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। वही चीज अगर कॉन्टिन्यूअस में होगा तो सब्जेक्ट प्लस जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जुड़ जाएगी और वो क्या कहलाएगी? बी फॉर्म। क्या कहलाएगी? बी फॉर्म्स, और प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका? फिफ्थ फॉर्म में फोर्थ फॉर्म का प्रयोग। फोर्थ फॉर्म मतलब क्या हो गया? वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब ये बी मतलब वर्ब हो गया और ये बी आई लिखा है, इसका मतलब फोर्थ फॉर्म हो गया। इसका मतलब हो गया विंग। विंग मतलब वी के साथ आईएनजी, यानी वर्ब के साथ आईएनजी। और जब हम परफेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट तो रहेगा, इसके बाद हैज या हैव का प्रयोग होगा। किसका? हैज या हैव का। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। सेम इसी तरह से यहां भी होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्लस यहाँ पे हैज और हैव के साथ बी का फॉर्म जुड़ जाएगा, बीन। क्या जुड़ेगा? बीन, ठीक है। और यहाँ पर जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट भी आता है। कंप्लीमेंट क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कुछ कार्य पूरे होते हैं और कुछ कार्य चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको इसे इस तरह से समझना है। आई बात समझ में? तो ये जो है जैसे हमने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस, अंतर क्या है देखिए, तीनों में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी चारों में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी निश्चित रूप से। कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ बी फॉर्म्स का प्रयोग होगा और बी फॉर्म्स कौन कौन से हैं? बी फॉर्म्स कौन कौन से हैं? इज है,
आर है और एम है, ठीक है। ये प्रेजेंट फॉर्म कहलाते हैं बी के, ठीक है, बी फॉर्म्स। तो इनके साथ में वर्ब की आईएनजी आएगी, और जब परफेक्ट टेंस में हम जाएंगे तो ये हैज और हैव का प्रयोग होगा। हैज किसके साथ प्रयोग होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो थर्ड पर्सन होगा उनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, और अन्य के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होगा। और यहाँ पे जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे तो सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा। हैज और हैव का प्रयोग सेम उसी तरह से किया जाएगा जैसे हमने परफेक्ट टेंस में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बीन शब्द का प्रयोग होगा। क्या होगा? बीन शब्द का, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ये जो है आपको समझना है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। एक एक टेंस को पकड़ते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे सिंपल टेंस आ गया, प्रेजेंट टेंस का सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट में आपके सामने एक सेंटेंस आता है कि राधा गीत गाती, राधा गीत गाती, ठीक। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? राधा, यानी जो कार्य को करता है वही सब्जेक्ट, जो कार्य को कर रहा है वही सब्जेक्ट है। तो कार्य को करने वाला कौन? राधा। तो राधा सब्जेक्ट हो गई। उसके बाद प्लस वहां पे वर्ब आया है, तो गाना जो है यानी गाती है ये वर्ब हो गई, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा। और क्या गाती है? तो गीत गाती है प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? तो राधा के नीचे यानी सब्जेक्ट के नीचे राधा, राधा और गाती है, गान मतलब जो गाने की क्रिया है उसका, उसकी जो इंग्लिश होती है वो सिंग हो जाएगी, SING। चूंकि राधा अकेली है इसीलिए सिंग प्लूरल में है, इसको सिंगुलर में बना देंगे, S जोड़ देंगे। तो राधा सिंग्स, क्या गाती है? गीत। तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, सॉन्ग मतलब क्या हो गया? गीत हो गया। आपको इस तरह से इसे समझना है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक। ये जो है पेट के लिए और टेट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि पहचानिए इनमें से कौन, इनमें जो है या इस सेंटेंस में किस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो आप देख लीजिए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वह जो है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां पे हुआ होगा, यूज हुआ होगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का कौन सा टेंस? सिंपल। सिंग जो है, सिंग ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी बेस है। और जब बेस जो है किसी सेंटेंस में आता है यानी वर्ब का मूल रूप किसी सेंटेंस में आता है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जब वह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुई हो, वह क्रिया यानी मुख्य क्रिया के रूप में आई हो और वह अपने बेस रूप में हो तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। बच्चे मैदान में क्रीड़ा करते हैं, ठीक है। बच्चे मैदान में क्रीड़ा करते हैं, तो यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही नियम यहाँ लागू होगा। तो बच्चे मैदान में क्रीड़ा करते हैं, तो क्रीड़ा करने का मतलब खेलना होता है, क्रीड़ा करने का मतलब खेलना होता है। तो बच्चे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन। यह सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। और क्रीड़ा करना मतलब खेलना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्ले। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं और प्ले भी प्लूरल में आया है, ये सब्जेक्ट भी प्लूरल में है और प्ले भी प्लूरल में है, इसीलिए इसके साथ हम किसी भी प्रकार
का बदलाव नहीं करेंगे, मतलब प्ले के साथ हम कोई भी जो है चेंजिंग नहीं करेंगे। तो चिल्ड्रन प्ले, और कहाँ पर खेलते हैं? मैदान में, तो इन द फील्ड हो जाएगा, इन द फील्ड। तो चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, बच्चे मैदान में क्रीड़ा करते हैं। ठीक है, बच्चे मैदान में क्रीड़ा करते हैं। तो ये जो है आपका सेंटेंस हो गया। आगे चलते हैं। अगला और एक सेंटेंस आता है, मोहन और सोहन। मोहन और सोहन रात्रि भोजन नहीं करते, नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आपका जुड़ गया है, नहीं। तो नहीं शब्द अगर आ गया तो नॉट का प्रयोग तो होना ही है, लेकिन नॉट अकेले नहीं आएगा, नॉट जो है एक हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। ठीक है, तो मोहन और सोहन रात्रि भोजन नहीं करते हैं। आप यहाँ देख लीजिए कि मोहन और सोहन दो लोग हैं, यानी दोनों रात्रि के समय भोजन नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो सब्जेक्ट दोनों हो जाएंगे, यानी मोहन एंड सोहन, एंड सोहन। ठीक है, नहीं करते हैं तो नॉट तो आना ही है, लेकिन आप जो है नहीं के साथ करते भी लगा है, चाहे उसके सेंस में ले लीजिए, या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव होगा तो वहां पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो है डू। कौन सा? डू। डू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डू नॉट। देखिए, डू नॉट का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि मोहन और सोहन दो लोग। अगर केवल मोहना होता या सोहना होता तो यहाँ पे डू की जगह हम डज कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डू करेंगे, क्यों? क्योंकि दो लोग हैं, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से अधिक होगा तो जो सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह अपने मूल रूप में ही प्रयोग होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो मोहन एंड सोहन डू नॉट क्या होता है? रात्रि का भोजन। डू नॉट टेक सपर, SUPPER। सपर मतलब होता है रात्रि का भोजन। आप डिनर भी लिख सकते हैं, डिनर। ठीक है, डू नॉट टेक डिनर। तो ये देखिए, टेक मतलब हो गया ग्रहण करना। ठीक है, भोजन लेना, ग्रहण करना। ठीक है, ईट भी हो सकता है, लेकिन टेक ज्यादा सुटेबल माना जाता है। तो टेक मुख्य क्रिया है, इसके साथ सहायक क्रिया कौन आई? डू, और डू के साथ क्या आया? नॉट। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है। तो मोहन एंड सोहन डू नॉट टेक सपर और डिनर। ठीक है, रात्रि भोजन नहीं करते। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये रात्रि शब्द लिखा है तो डिनर और रात्रि भोजन लिखा है तो सपर मतलब ही हो गया रात्रि का भोजन। ठीक है, यहाँ पे सपर और डिनर दोनों का मतलब ही होता है रात्रि भोजन। ठीक है, क्योंकि दोपहर का भोजन जो कहलाता है वो लंच है। अगर दोपहर में कोई भोजन कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? लंच। ठीक है, और रात्रि के समय भोजन करने वाले को क्या कहेंगे? सपर, यानी जो भोजन रात्रि के समय किया जाता है उसको कहते हैं सपर या डिनर। दोपहर के समय भोजन को क्या कहते हैं? लंच। और अगर सुबह भोजन किया जाता है जो कि एक नाश्ते के रूप में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट से अगर पेट नहीं भर रहा है तो कुछ लोग 2 रोटी और खा लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बंच। बंच क्या कहेंगे? बंच, मतलब थोड़ा सा अधिक ग्रहण कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन लंच के बाद और सफर के बीच में एक और भोजन होता है जो भारतीयों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्नैक्स। क्या बोलते हैं? स्नैक्स, मतलब चाय पानी। चलो चाय पानी की कर लेते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? स्नैक्स हो जाएगा।
तो इतने प्रकार के भोजन होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि दो रात्रि के भोजन को सफर या डिनर कहते हैं, और दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं। सुबह के समय जो नाश्ता किया जाता है यानी अल्पाहार, उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और जो अल्पाहार से थोड़ा अधिक होता है उसको क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। ठीक है, और जो लंच और सफर के बीच में जो लोग अल्पाहार करते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्नैक्स कहा जाता है। आप जो है इस तरह से याद कर लीजिए। तो मोहन और सोहन रात्रि भोजन नहीं करते हैं, तो मोहन एंड सोहन डू नॉट टेक सफर और डिनर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब डू के साथ आया है। डज कब होगा वो भी देख लेते हैं। डज कब होगा, जैसे आपके सामने सेंटेंस आया, अंकुर विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है, अंकुर विद्यालय नहीं जाता है। तो यहाँ पे जाने वाला कौन, अंकुर। जाने वाला कौन, अंकुर। और जाता है की इंग्लिश होती है गो, तो गो लिख देंगे। याद रखिए अगर नहीं शब्द ना आया होता तो गो को हम गोज बना देते, लेकिन यहाँ पे नहीं शब्द आया है तो डू नॉट तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे जो गो के साथ ई एस लगाते वह डज हो जाएगा यहाँ पे, यानी डू के साथ लग जाएगा। तो अंकुर डज नॉट गो कहाँ, टू विद्यालय। ठीक है, स्कूल। तो इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो अंकुर विद्यालय नहीं जाता है, अंकुर डज नॉट गो टू स्कूल। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डू के स्थान पर डज का प्रयोग होगा। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे एसएस है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप जो है ट्रांसलेट करिए। फिर अगला टेंस है, अगला जो सेंटेंस है आपका वो आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या क्या मुख्यमंत्री मुफ्त लैपटॉप, क्या मुख्यमंत्री मुफ्त लैपटॉप का वितरण करते हैं, वितरण करते हैं। ठीक है, ये आप एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है। ठीक, पे क्या शब्द आया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। किसी भी प्रश्नवाचक जानने के लिए यह काफी होता है कि जब किसी सेंटेंस के पहले या सेंटेंस के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा हो या आया हो और उसके वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो वह सेंटेंस जो है किसमें होता है, वाक्य किसमें होता है, प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में होता है। तो क्या मुख्यमंत्री मुफ्त लैपटॉप का वितरण करते हैं, तो यहाँ पे क्या शब्द जब पहले आ गया तो आप जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज उसको पहले लिखेंगे। तो मुख्यमंत्री अकेले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकेले हैं तो यहाँ पे डू के साथ ईएस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, डज। क्या हो जाएगा, डज। और मुख्यमंत्री चूंकि एक संवैधानिक पद है, एक राज्य में अकेला होता है, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ठीक है, और CHIEF चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो सी कैपिटल लेटर में, मिनिस्टर का एम कैपिटल लेटर में होगा। तो डज द चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, क्या करते हैं, वितरण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वितरण करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट
डिस्ट्रीब्यूट, और कैसा लैपटॉप, मुफ्त लैपटॉप, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट लैपटॉप्स, ठीक, मुफ्त लैपटॉप्स। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी जो पूरी तरह से मुफ्त हो, उसका फीस ना लगे, पैसा ना लगे, ठीक है। यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट लिखे हैं, याद रखिए सिर्फ फ्री नहीं लिखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जब कोई योजना मुफ्त वाली चलाई जाती है तो वह फ्री नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी उसके बदले आपको धन नहीं देना है, ठीक है। फ्री मतलब मुफ्त हो गया या मुक्त हो गया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जो है धन से मुक्ति। और कुछ लोग प्राइसलेस बोलेंगे, तो प्राइसलेस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, प्राइसलेस मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही ना, प्राइसलेस, ठीक है। या तो वो अमूल्य हो, यानी जिसकी कोई तुलना ही ना की जा सके पैसे को लेकर, और या फिर जो है उसका कोई मूल्य दे ना पाए, ठीक है, जो अमूल्य हो या जिसका कोई मूल्य ना दे पाए, वहां पर हम प्राइसलेस लिखेंगे, ठीक। तो ये जो है आपको इतना समझना है। फिर अगर यही प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है, मान लीजिए यही प्रश्नवाचक वाक्य मध्य में आता है, तुम रात्रि के समय क्या खाते हो, तुम रात्रि के समय क्या खाते हो। तो यही शब्द जो इससे पहले मुख्यमंत्री वाले वाक्य में पहले आया था, क्या, तब अब हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसकी इंग्लिश होती है व्हाट, व्हाट पहले लिखेंगे, ठीक है। और व्हाट के बाद क्या लिखना है, तो हम जानते हैं कि जब सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में हो तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगी डू, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए वह पहले ही प्रयोग होगी सब्जेक्ट के, तो व्हाट डू, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, व्हाट डू यू, और खाते हो तो टेक या ईट लिख सकते हैं, व्हाट डू यू ईट, और रात्रि के समय एट नाइट, एट नाइट, व्हाट डू यू ईट एट नाइट, ठीक है। यहाँ पे टेक का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एट शब्द आएगा, नाइट के पहले हमेशा एट ही आता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या होता है, एट होता है, ठीक। व्हाट डू यू ईट एट नाइट। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, एक नए प्रकार का स्ट्रक्चर बना है, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अलाउ होगा क्योंकि डू या डज लिखा गया है। तो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क याद रहना चाहिए। तो ये आपका एक टेंस पूरा हो गया जो कि ट्रांसलेशन से संबंधित था। हमने इसमें नियम जो है नहीं लिखवाए हैं, नियम नहीं बताए हैं क्योंकि आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं नियम, ठीक है। केवल एक रिवीजन टाइप का हम बता रहे हैं कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक। इसके बाद जो है और भी ट्रांसलेशन होते हैं, लेकिन बेस यही है, ठीक है, बेस यही है ट्रांसलेशन का, और इससे अधिक कठिन वाले भी ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में अवश्य आया होगा, और जो है समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे एक इंग्लिश चैनल बना है, उसमें हम क्वेश्चन डालेंगे और उसमें प्रश्न पूछेंगे, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।